5 दिवसीय स्वास्थ्य व आरोग्य प्रशिक्षण के वीडियो प्रतिवेदन के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार व झारखंड राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय व परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में एनसीईआरटी के 12 मॉड्यूल एवं जेसीईआरटी के द्वारा 4 मॉड्यूल यानी कुल 16 मॉड्यूल का प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य व आरोग्य प्रशिक्षु शिक्षकों को विस्तृत रूप से मास्टर ट्रेनर के देखरेख में प्रशिक्षित किया गया। 5 दिवसीय वर्चुअल ऑनलाइन प्रशिक्षण जो कि 3 फरवरी से 8 फरवरी के सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चला। आज HWA के वर्चुअल प्रशिक्षण के 5 दिवसीय सत्रांत में समुपस्थित आदरणीय सम्मानीय अनुश्रवण दल के राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारीगण श्री उपेंद्र नारायण DO सर पलामू, श्री उदय कुमार DPO सर पलामू, श्री जॉन मुथु सर APO पलामू, श्री महेंद्र प्रजापति सर BO हुसैनाबाद, श्री सुशील कुमार सिंह BO मनातू, सुश्री सभ्या कुमारी BPM मनातू, साथ ही साथ पिरामल फाउंडेशन के जिला प्रतिनिधि श्री नीलेश कुमार शर्मा जी व श्रीमती अंजलि पांडे जी तथा 3 फरवरी से 8 फरवरी 22 के सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक लगातार अहर्निश अपनी ओजस्वी व मधुर वाणी से प्रशिक्षण देने वाले मास्टर प्रशिक्षक गण श्री राजेश कुमार मिश्रा जी और श्री अर्पण गुप्ता जी एवं मधुर वाणी और ओजस्वी वाणी से प्रशिक्षण देने वाले मास्टर प्रशिक्षिका गण सुश्री श्वेता सालनी जी तथा श्वेता मिश्रा जी तथा बैच 6.5 में उपस्थित लेस्लीगंज व मनातू के आदरणीय सभी प्रशिक्षु शिक्षकगण, आप सभी का बहुत बहुत आभार व अभिनंदन व स्वागत है। आप सभी के समक्ष आज मैं मिथिलेश कुमार दुबे, सहायक शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय मनातू, बैच संख्या 6.5 के व्हाट्सएप ग्रुप मनातू लेस्लीगंज के प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में आज सत्रांत में 5 दिवसीय प्रतिवेदन प्रस्तुति के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। प्रस्तुति के क्रम में यदि कोई त्रुटि का अनुभव हो तो उसे नज़रअंदाज करते हुए मार्गदर्शन देने की महती कृपा कर हमें अवश्य अनुग्रहित करेंगे। श्रीमान, अब मैं सबसे पहले 5 दिनों की जो रूटीन थी उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हुए उसके बाद इससे इन सभी का परिचय व सारांश के रूप में उद्धृत करना चाहूँगा। तो प्रथम सत्र योजना के तहत जो 3 फरवरी को प्रारंभ हुआ, जिसमें उद्घाटन सत्र, इसके बाद स्वस्थ बढ़ना, भावनात्मक कल्याण और पारस्परिक संबंध पर चर्चा की गई। इसी प्रकार नेक्स्ट 4 फरवरी को मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता, जेंडर समानता, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना इत्यादि पर चर्चा की गई। उसके पश्चात 5 फरवरी 22 को पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, बाल विवाह, हिंसा, चोट के खिलाफ सुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य तथा HIV की रोकथाम पर चर्चा की गई तथा 7 फरवरी 2022 को प्रजनन स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम, इंटरनेट और सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा, मानव तस्करी, सड़क सुरक्षा इत्यादि पर विस्तृत चर्चा की गई। तत्पश्चात 8 फरवरी को मानव तस्करी, दहेज प्रथा, असामाजिक और भावनात्मक कौशल तथा समारोह का विधिवत चर्चा किया गया। अब श्रीमान, आप लोगों के समक्ष इन सभी सत्रों की जानकारी के पश्चात अब हम लोग इस पे आते हैं कि इस सत्र के दौरान हमने क्या सीखा और हमें क्या क्या जानकारी का एडिंग हुआ, किस प्रकार से हमारी जानकारी में थोड़ी सी अभिवृद्धि हुई। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने मॉड्यूल 1 के तहत स्वस्थ बढ़ना, जिसके तहत हमारे मास्टर प्रशिक्षकगण के द्वारा मुझ में बदलाव आ रहे हैं। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन, यौनावस्था की शुरुआत, किशोरावस्था और अन्य परिवर्तन के बारे में मिथक तथा कौन सा सौंदर्य मायने रखता है, किशोरावस्था
के दौरान मिथक रूढ़ियों के मुकाबला करने के लिए कौशल इत्यादि से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां और केस स्टडी पर चर्चा हुई। इस क्रम में हम लोगों ने यह समझा कि किशोरावस्था तीव्र शारीरिक और मानसिक और सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन की अवधि। किशोरावस्था से अच्छे तरीके से वयस्क अवस्था में प्रवेश के लिए किशोरों को चाहिए बाहरी दुनिया की अपेक्षा में बदलाव के साथ साथ अपने भीतर के बदलावों को समझें और प्रबंधित करें। समालोचनात्मक सोच, समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने जैसे कौशल का निर्माण करें ताकि इन बदलावों को प्रबंधित करें तथा किशोरावस्था से जुड़े मिथक भ्रांतियों का सामना कर सकें। इस प्रकार से इन सभी पर जब चर्चा हो गया तो इस चर्चा के सारांश के रूप में हम लोगों ने क्या जाना, क्या समझा, इस पर दो शब्द कहना चाहेंगे। तो हम लोग यह चर्चा के सारांश के दौरान यह देखें कि शारीरिक परिवर्तन अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की और अलग अलग समय पर होती है। अपने उम्र के किशोर किशोरी जो इन परिवर्तनों को दूसरों की तुलना में जल्दी या देर से अनुभव करते हैं, उनके प्रति संवेदनशील होना अति महत्वपूर्ण है। सटीक जानकारी हमें यौवन से संबंधित कुछ मिथकों और रूढ़ियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। किशोरावस्था की समस्याओं से निपटने के लिए किशोर अनुकूल सेवाओं की सहायता ली जा सकती है। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक पूरे देश में लगभग से कि विभिन्न स्तरों पर 7500 से अधिक कार्य कर रहे हैं, जिनके सामने हम अगर ले करके जाएं तो उनके द्वारा इन्हें बहुत प्रकार से सहायता की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर माहवारी से गुजर रही बच्चियों के लिए एल्बेंडाजोल की गोलियां, सैनिटरी नैपकिन, गर्भनिरोधक बुनियादी दवाएं इत्यादि शामिल है। सेवाओं में रक्तचाप की माप, वजन मापने की मशीन इत्यादि भी शामिल है। हेल्पलाइन के लिए 1098 तथा 104 और 108 यह सरकारी हेल्पलाइन कई राज्यों के किशोरों को प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार से मॉड्यूल 1 की समाप्ति के पश्चात दूसरा मॉड्यूल भावनात्मक कल्याण और मानसिक कल्याण पर चर्चा की गई। इसके तहत हम लोगों ने देखा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और किस प्रकार से भावनात्मक रूप से और मानसिक स्वास्थ्य को हम लोग एक दूसरे के साथ ऐड करके बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे संबंधित हम लोगों ने बहुत सारी गतिविधियां किया, जिसमें यह प्रमुख हैं: अपनी भावनाओं को जानना, चुनौतीपूर्ण भावनाओं का प्रबंधन, स्वॉट गुणों की पहचान करना, मेरे मुख्य गुण मेरे पास है, मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मानसिक स्वास्थ्य को समझना, सचेतन, सावधान अस्तित्व और सावधान जीवन। इन सभी चीज़ों को करने के पश्चात हम यह समझ सके कि विभिन्न भावनाओं और अभिव्यक्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने में स्वयं और अपने साथियों को व्यक्तिगत ताकत और कौशल की पहचान करना और आवश्यकता होने पर सहायता लेना चाहिए, ऐसा हमें समझाने की ज़रूरत है। अब इन सारी चीज़ों को पढ़ने के पश्चात या जानने के पश्चात हमने सारांश में यह समझा या सारांश पे यह पहुंचा कि चुनौतीपूर्ण भावनाओं और पीड़ा से निपटने के कई तरीके हैं। सामान्य विश्राम और सचेतन का अभ्यास हमें पीड़ा से निपटने में मदद करता है। इस क्रम में हम लोगों ने यह चर्चा का बिंदु पर भी ध्यान दिया कि क्या योग ध्यान हमारे दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है। हम सचेतना का अभ्यास कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए व्यायाम से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इसके तहत हम बच्चों को योगा के बारे में, व्यायाम के बारे में तथा भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में समझा सकते हैं। अब तीसरी मॉड्यूल इसमें जो हम लोग 16 मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, उस 16 मॉड्यूल के अंतर्गत तीसरी मॉड्यूल है पारस्परिक संबंध। यह पारस्परिक संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। दो या दो से अधिक लोगों के बीच मौजूद मजबूत, गहरा या करीबी संबंध, भले ही वह कम या ज़्यादा अवधि के लिए हो, पारस्परिक संबंध कहलाता है। रिश्ते, मित्रता, प्यार, समर्थन, नियमित कार्य संवाद या किसी अन्य प्रकार की सामाजिक प्रतिबद्धता पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य हो सकता है परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ संबंधों को बनाने और उन्हें बनाए रखने में पारस्परिक कौशल का विकास करना, अस्वस्थ नकारात्मक रिश्तों से निपटना, सहानुभूतिपूर्ण संवाद का कौशल विकसित करना, जो अस्वस्थ नकारात्मक रिश्तों से निपटने के लिए कौशल विकास व संबंध सुधारने में मदद करे। एक टीम के रूप में काम करने के कौशल का विकास करना भी है। इसको पढ़ने के पश्चात या जानने के पश्चात हम लोगों ने विभिन्न दृष्टिकोणों को भी देखा कि विवाद से निपटने के विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या हो सकते हैं। उदाहरण के लिए है भड़कना, बचना और नज़रअंदाज करना, आक्रमण और समाधान निकालने के लिए मिलकर काम करना। विवादों के समाधान के चरणों के बारे में हमने देखा। यह है कि सबसे पहले हमको किसी भी समस्या को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, स्पष्ट करने को
कहना चाहिए, फिर उसे संचरित करना चाहिए, फिर सहमति बनाना चाहिए, फिर कार्य करना चाहिए तथा उसके बाद रिश्ते बनाना चाहिए। इस प्रकार से हमें किशोरों को उत्प्रेरित करते हुए उन्हें आगे के संबंध को बनाने में या अपने पारस्परिक संबंध को ठीक ठाक रखने में हमें मदद करने की जरूरत पड़ती है या करना चाहिए। अब हम चर्चा के सारांश के रूप में श्रीमान यह देखें कि यदि विवादों का समाधान नहीं किया जाता तो संबंधों को खराब कर सकते हैं। विवादों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका साथ मिलकर समाधान ढूंढना होता है। ऐसे हम लोग यह देख सकते हैं, एक किसी विद्वान ने इसमें लिखा है या बताया गया है कि नॉर्मल फॉर ए पर्सन टू थिंक अबाउट देयर अपीयरेंस एट दिस एज, देयर इज नथिंग रॉन्ग in making effort to improve our appearance, such as trying a new hairstyle, eating healthy food, doing exercises, etc. द्वितीय दिवस के जो चौथा मॉड्यूल था श्रीमान, उसके अंतर्गत मूल्य और जिम्मेदार नागरिकता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें हम लोगों ने देखा किस प्रकार से अनुशासित, चरित्रवान और गलत की परख और धैर्यवान, साहसी, तार्किक सोच मजबूत हो या राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक मूल्यों की समझ, रूढ़िवादिता न हो, एकजुटता और उत्तरदायित्व, शिष्टाचार की किस प्रकार से जो है कि किसी भी किशोर में संचरण हो, इसके ऊपर कैसे उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके, उनका निर्णय चक्र क्या हो, किस प्रकार से उन्हें निर्णय करने में और बर्बादी करने से एक आदत बदलने के लिए किस प्रकार से उन्हें हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। उसके पश्चात हम यह मादक द्रव्यों के सेवन का रोकथाम और प्रबंधन के बारे में भी जाना, जिसके माध्यम से हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि बच्चों इस प्रकार से ना तो ऐसे द्रव्यों का सेवन करना है, ना नशा का सेवन करना है, जिससे तुम्हें अभी नहीं अगर पता चल रहा है तो आने वाले समय में तुम्हें इसकी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और इस प्रकार से उन्हें उनके करीबी मित्रों के द्वारा जानते हुए वैसे सहायता केंद्र तक उन्हें हम जा करके काउंसलिंग कराने का भी प्रबंधन करा सकते हैं। उनके माता पिता को इसके बारे में समझाते हुए उन्हें इस रास्ते में जाने से हम रोक सकते हैं। अब इसके पश्चात हम जो मॉड्यूल जो चर्चा हुई श्रीमान, वह है जेंडर समानता। जेंडर समानता के तहत हमने यह देखा कि इस मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है कि जेंडर आधारित रूढ़ियों, भेदभाव और हिंसा का मुकाबला करने और सकारात्मक जेंडर भूमिकाओं का अभ्यास करने और सभी परिस्थितियों को में जेंडर समानता और अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान और कौशल को विकसित करना चाहिए। जेंडर पहचान की बुनियादी समझ का विकास करना, जिसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। जेंडर संबंधी रूढ़ियों और पुरुषत्व और स्त्रीत्व के नकारात्मक विचारों का सवाल उठाना, घर, स्कूल, समाज और मीडिया के सकारात्मक जेंडर की भूमिका और जेंडर समानता का अभ्यास का प्रचार शुरू करना, जेंडर मानकों का विश्लेषण करना और शक्ति असंतुलन की पहचान करना, जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसा को चुनौती देने के लिए रणनीतियों की पहचान करना तथा सभी संवादों को समानता लाना। इस क्रम में भी हम लोगों ने 4, 5 या 6 लगभग जो है ऐसे गतिविधियां की, जिसमें जेंडर क्या है, जेंडर भूमिकाएं और भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता और विज्ञापन, जेंडर पावर वॉक, जेंडर आधारित भेदभावों से निपटना, जेंडर आधारित हिंसा को चुनौती देना। इन सभी चीज़ों के करने के पश्चात हम लोगों ने यह देखा कि कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जैसे जादू, तेरी नज़र, खुशबू, तेरा बदन, यूं, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। इस प्रकार की प्रतिभागियों को उन गानों को साझा करके यह बताया गया कि किस प्रकार से एक पक्ष जो है लिंग आधारित हिंसा का कार्य कर सकता है, या इसमें जो है कि इससे अगला फीमेल कैंडिडेट किस प्रकार से प्रभावित हो सकती है। इसमें हम लोगों ने सकारात्मक विज्ञापन से संबंधित भी जो है प्रचार किया, ट्रांसजेंडर से संबंधित भी किया, और चर्चा का सारांश के रूप में हमने देखा कि मीडिया आज हमारे जीवन पर छा गया है, क्योंकि यह हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। मीडिया आमतौर पर जेंडर से संबंधित रूढ़ियों को बढ़ावा दे रहा है। मीडिया द्वारा दिखाए जाने वाले रूढ़ियों पर सवाल करने और चुनौती देने की आवश्यकता है। मीडिया द्वारा प्रचारित चित्रों और भूमिकाओं को आंख बंद करके हमें मानने की जरूरत नहीं है। श्रीमान, हम लोग मॉड्यूल 6 में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जाना। इसके अंतर्गत हम लोगों ने यह समझा कि सकारात्मक दृष्टिकोण और स्वस्थ पोषण, स्वच्छता संबंधी आदतों के बारे में ज्ञान का विकास करना है। किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं से परिचित कराते हैं कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए विभिन्न खाद्य समूहों, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और उनके महत्व का वर्णन करते हैं। संतुलित आहारी अवधारणा से परिचित कराते हैं। पोषण संबंधी भेदभाव और मिथकों की पहचान करके उनकी सच्चाई से अवगत कराते हैं। एनीमिया के कारणों और रोकथाम प्रबंधन के बारे में शिक्षार्थी के ज्ञान को बढ़ावा हम लोग दे सकते हैं।
इसमें भी हम लोगों ने 5-6 गतिविधियों को देखा। किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ आदतों पर क्विज, स्वच्छता और स्वास्थ्य, एनीमिया, कारण, रोकथाम और प्रबंधन, पोषण और स्वच्छता पर राष्ट्रीय योजना। इन सारी चीज़ों के बाद हम लोगों ने लास्ट में यह चर्चा का सारांश के रूप में देखा कि इससे संबंधित जेंडर इनइक्वलिटी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे साप्ताहिक आयरन, फोलिक एंड एसिड अनुपूरक योजना, राष्ट्रीय डीवार्मिंग दिवस NDD योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना। इन सारी के द्वारा जो है कि इन सारी चीज़ों को दूर करने का काम किया जा रहा है। चर्चा के सारांश के रूप में हम इसमें देख सकते हैं श्रीमान कि किस प्रकार से इससे हम लोग लाभान्वित हुए। भारत सरकार लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी और उन्हें प्रचलित बीमारियों से बचाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। साथ इस प्रकार इन योजनाओं की जानकारी होना और इनमें भाग लेना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका लाभ हम तक और हमारे समुदायों के लोगों तक पहुंचे। इस प्रकार से हम इस तरह की जेंडर इनइक्वालिटी को भी दूर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे 7वां मॉड्यूल के रूप में देखते हैं महोदय कि मादक द्रव्यों के सेवन के रोकथाम और प्रबंधन किस प्रकार से हो सकती है। मादक द्रव्यों से संबंधित इसमें परिचय के रूप में हम लोगों ने देखा कि बुरी लत की रोकथाम और अच्छी आदतों की समझ विकसित करना चाहिए। आमतौर पर दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थों के विपरीत परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्वयं और अन्य लोगों के समर्थन प्रणाली की पहचान करने में मदद लेना चाहिए। पदार्थ के दुरुपयोग में किसी एक की एजेंसी की पहचान करना, पदार्थ के दुरुपयोग से संबंधित आज मिथक की गलत धारणाएं और चुनौती देना, तंबाकू मुक्त स्कूलों को बढ़ावा देना। इससे संबंधित महोदय हमने 6 गतिविधियों को देखा। 6 गतिविधियों में प्रमुख रूप से था रोकथाम और उपचार के लिए सहायता प्राप्त करना। इसकी केस स्टडी, विचार विमर्श किया गया। साथियों और सहेलियों में नकारात्मक दबाव से निपटना, किशोर किशोरी मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति संवेदनशील क्यों है, मादक पदार्थों के प्रकार और पदार्थों के दुरुपयोग के संकेत और लक्षण क्या क्या हैं। इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा करने में हमारे सारे मित्रों ने भाग लिया और अपना अपना बहुमूल्य विचारों को रखा। इन सारी चर्चाओं के पश्चात हमने चर्चा के सारांश के रूप में हमने देखा कि जो हमारे आसपास में सुरक्षा का जो तंत्र होता है उसमें है पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार का सदस्य, अध्यापक, बड़े भाई बहन, पिता माता, सामाजिक मीडिया, हेल्पलाइन, पुलिस, समाज सेवक, परामर्शदाता, डॉक्टर्स, पड़ोसी इत्यादि और सामाजिक मीडिया इत्यादि। इस प्रकार से सुरक्षा तंत्र का व्यवस्था बच्चों के बीच में डेवलप करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। चर्चाओं का सारांश के रूप में हमने देखा श्रीमान कि सुरक्षा तंत्र रोकथाम और प्रबंधन दोनों के लिए होता है। हम सुरक्षा तंत्र में माता पिता, शिक्षक, बुजुर्ग, मित्र, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, स्वास्थ्य पेशेवर तथा यहाँ तक कि पुलिस सहित सरकारी सेवाएं शामिल हो सकती हैं, जो व्यक्ति की समझ और समर्थन नेटवर्क के अनुभवों के आधार पर मादक पदार्थों या गैर सरकारी संगठनों के साथ काम कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सभी उसके सुरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से 7वें मॉड्यूल के पश्चात हम लोगों ने 8वें मॉड्यूल में आए और 8वें मॉड्यूल के तहत हमने जो देखा वह है स्वस्थ जीवन शैली को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके तहत हमने बहुत सारे गतिविधियों को भी किया और इसमें हमने यह देखा कि इस मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है। तो इस मॉड्यूल का उद्देश्य श्रीमान यह दर्शाता है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक गतिविधियां कितनी महत्वपूर्ण है और शिक्षार्थी कैसे स्वस्थ रहने के लिए सहायता और सेवाएं प्राप्त कर सकता है। शिक्षार्थी को स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों के बारे में जागरूक करना, जिसका वे अपनी दिनचर्या में अभ्यास करते हैं। शिक्षार्थी तनाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं से निपटने के लिए प्रभावी तरीके प्रदर्शित करते हैं। श्रीमान इससे संबंधित हम लोगों ने गतिविधि किया। इस गतिविधि के तहत जीवन शैली के विकल्प दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कैसे योगदान करते हैं उन्हें विस्तार से समझा गया और इसमें सभी मित्रों के द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया और सभी के अमूल्य विचार भी आए और मिलजुल करके यह बातें की गई कि किस प्रकार से हम किशोरों को आगे के लिए उन्हें स्वस्थ रखने के लिए और इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने चर्चा के सारांश के दौरान यह देखा या हमने यह समझा कि इस मॉड्यूल से के जानकारी के पश्चात हमें किस प्रकार का लाभ हुआ। तो हम यह देखते हैं कि कक्षाओं को बताने की अलग अलग दृष्टि से देखने पर हम सभी को एक सुझाव हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारियों से खुद को बचाने के बारे में नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और तनाव मुक्त जीवन जीने से संबंधित है। अच्छी सेहत और फिटनेस बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से भोजन करना और शारीरिक व्यायाम दोनों महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को पहचान और उन्हें हमारे दैनिक जीवन में अभ्यास में लाना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी कुछ
स्वस्थ आदतों की पहचान करने और उन्हें बदलने की कोशिश करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें सहायता लेने के लिए इच्छा होनी चाहिए और आवश्यकतानुसार मदद भी देने की जरूरत होती है। इस प्रकार से अब हम लोगों का नवा मॉड्यूल श्रीमान आता है और नवा मॉड्यूल में हम लोग यह देखें कि प्रजनन स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने परिचय और बहुत से गतिविधि को देखा, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता और RTI, इसमें जननांग स्वच्छता बनाए रखने के तरीके सीखते हैं, RTI के लक्षण और बचाव के तरीके सीखते हैं। इसका परिचय के रूप में हम लोगों ने यह जाना कि HIV और एड्स से संबंधित मिथकों और गलत धारणाओं को खंडन कर पाना में समर्थ होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता पर जोर बनाए रखने और RTI के लक्षणों की पहचान कर जागरूकता और बचाव के तरीके शिक्षार्थी अपने प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं को बेझिझक साझा करने में आश्वस्त हों और शर्म और अपराध बोध के बिना सेवाओं तक पहुंच बनाए सकें। किशोरों और महिलाओं को HIV के अधिक खतरे को समझाना, HIV एड्स के रोकथाम और प्रशिक्षण, उपचार और परामर्श के सेवाओं के बारे में जानकारी आदान प्रदान करना। इसमें केस स्टडी के रूप में बाल विवाह, गर्भावस्था सेवाएं, उत्पाद और जो है जैसे कि इत्यादि के बारे में हम लोगों ने जाना और इस परिचर्चा में भाग लिया। चर्चाओं के बाद हम लोगों ने सारांश पे पहुंचा कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यवहार जरूरी है। एक ही पार्टनर के साथ समान और सम्माननीय रिश्ते को स्थापित करना चाहिए। इसमें लोगों की पसंद और शरीर के बारे में स्पष्ट संवाद होना और साथी को पसंद और नापसंद का सम्मान शामिल करना चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य निम्न है। कम आयु में गर्भ धारण करने से बुरा असर पड़ता है, इससे बचाव के लिए उन्हें बताना चाहिए। बाल विवाह करने से बचें। लड़कियों की 18 साल से पहले और लड़कों की 21 साल से पहले शादी न करें। कम आयु में गर्भ धारण और अवांछित गर्भ धारण करने से बचने के लिए गर्भ निरोधकों का उपयोग करना चाहिए। नजदीकी HWC की प्रजनन सेवाओं से सटीक जानकारी और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा 10वीं मॉड्यूल जो है हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा, इसके तहत हम लोग यह देखते हैं महोदय कि इस मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है। प्रत्येक शिक्षार्थी को हिंसा और चोटों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान और कौशल विकसित करने में मदद करने में हमारी सहायता करेगी। साथ ही सभी के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने में यह मदद करेगी। इस मॉड्यूल को पढ़ने के पश्चात हम यह समझ सकेंगे कि दुर्व्यवहार, हिंसा और जोखिम भरे व्यवहार के विभिन्न रूपों की समझ विकसित करना, जिम्मेवार व्यवहारों को प्रदर्शित करना और हिंसा और दुर्व्यवहार के विरोध को सामूहिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को जानने के पश्चात हम यह बच्चों को बता सकते हैं, यह कर सकते हैं कि क्या करें क्या ना करें। जैसे ऐसा ना करें, पैनिक या अप्रतिक्रिया, बच्चों को दोष देना, बच्चे पर बात करने के लिए दबाव डालना, बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से सवाल करना, बच्चों को भूलने और एडजस्ट करने के लिए कहना, बच्चे को कहानी दोहराने के लिए कहना, बच्चे को की उपस्थिति में अपराधी का सामना करवाना, ऐसा ना करना चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। उसके दृष्टिकोण को समझने के लिए ध्यान से सुनने की जरूरत है। भावनाओं को स्वीकार करने की जरूरत होती है। छात्र को उसकी एक सकारात्मक इमेज दिखाने की जरूरत होती है। स्वीकार व्यवहार पैटर्न पर चर्चा करने की जरूरत होती है। परिणामों को हाईलाइट करने और भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेने की जरूरत है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि हमारी जिम्मेदारी एक हिस्सा यह भी है कि छात्र अपराधी को स्पष्ट और दृढ़तापूर्वक बोलें और यह सुनिश्चित करें कि वह इस तरह का व्यवहार नहीं कर पाए। ऐसा हम उन्हें सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि परिणाम के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रतिकूल राय जो लोग हमारे बारे में बना सकते हैं, कानूनी निहितार्थ या दंड जिन्हें लागू करना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि हम हर तरह के व्यवहार से छात्रों की वास्तविक परेशानी से अवगत हो सकते हैं। उन्हें हम सहिष्णुता के साथ उनकी सारी समस्याओं में हम मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा यह मॉड्यूल खत्म होता है महोदय। इसके पश्चात 11वीं मॉड्यूल की जो शुरुआत होती है उसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित चर्चाएं हुई, जिसके तहत हम लोगों ने यह जाना ऑनलाइन शिष्टाचार, इंटरनेट सुरक्षा और नैतिकता का पालन करना किस प्रकार से हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। प्रभावी और सुरक्षित तरीके से मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए ज्ञान और कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म उनके द्वारा प्रचारित संदेशों का गंभीर रूप से विश्लेषण करने के लिए असुरक्षित स्थितियों की पहचान करने तथा खुद तथा दूसरों को सुरक्षित रखने के तरीकों का प्रदर्शन को कैसे किया जा सकता है। मीडिया को एक्सेस करने के समय और सामग्री की गहराई से विश्लेषण करना और अपने व्यवहार को विनियमित करने के तरीकों को कैसे पहचान किया जा सकता है। गैजेट की सुरक्षा का सुरक्षित रूप से उपयोग कैसे किया जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियों के बीच में हम लोग संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं। इसके तहत हम लोगों ने 1-2 गतिविधियों को भी किया, जिसमें जनसंचार माध्यम और इंटरनेट सुरक्षा का भंडार इत्यादि है।
जिसमें हम यह समझते हैं कि जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मीडिया सूचनाओं का भंडार है। चर्चाओं के सारांश के तहत हम ऐसा देखते हैं श्रीमान कि लोगों को मीडिया और इंटरनेट के उपयोग की विनियमित करने की आवश्यकता है। मीडिया के अधिक उपयोग का असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अति प्रयोग से व्यसन भी हो सकता है, जिनके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। हमें मीडिया को सुरक्षित, जिम्मेदार और स्व विनियमित तरीकों से उपयोग करने की आवश्यकता है। श्रम दक्षता से संबंधित पहलू भी होते हैं। डिजिटल उपकरणों का उपयोग करते हुए एक व्यक्ति जो आसन, मुद्रा और तरीका पूरे दिन अपनाता हुआ किसी स्वास्थ्य और कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बने रहना ठीक नहीं होता है। लैपटॉप या मोबाइल का उपयोग करते समय मेज पर बैठा जाए, यह महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित चित्रों में या के माध्यम से जैसे ऐसा करें, ऐसा ना करें, किस तरह से बैठना, इस तरह से हम लोग बच्चों की सहायता कर सकते हैं श्रीमान। अब हम लोग आते हैं इन सारी मॉड्यूल को के अध्ययन अध्यापन करने के पश्चात बाल विवाह जो हमारे बीच में एक सामाजिक बुराई है, इसे कैसे रोकें, कैसे इससे बचें, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। इसके तहत हम लोगों ने यह जाना कि बाल विवाह क्या है, बाल विवाह होने के कारणों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त किया। किशोर किशोरियों के कम उम्र में गर्भधारण के जोखिमों के बारे में हम लोग जान सका। बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान और सामाजिक प्रयासों के बारे में समझ पाए। प्रतिभागियों से भी हम लोग के बीच में यह बातचीत की चर्चा हुई कि बाल विवाह किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो इसके तहत कानूनी उम्र से पहले होने वाले विवाह अर्थात 21 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 से कम आयु की लड़की की शादी होती है तो यह बाल विवाह है, जो कानून की दृष्टि से एक अपराध है। बाल विवाह ऐसा विवाह है जिसमें दोनों पक्ष यानी दूल्हा दुल्हन में से कोई एक का दोनों उम्र में कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम यह देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण रोकने से संबंधित कानूनी प्रावधानों और सामाजिक प्रयासों के बारे में चर्चा करते हुए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे लक्ष्मी लाडली योजना सरकारी योजना है, ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, किशोर स्वास्थ्य दिवस, युवा मैत्री केंद्र, इस प्रकार से हम इन्हें प्रोत्साहित करते हुए जागरूक कर सकते हैं। बाल विवाह एवं कम उम्र में गर्भधारण रोकने से संबंधित कानूनों के बारे में बता सकते हैं और बाल विवाह को रोकने से यहाँ कहाँ शिकायत करें इसके बारे में बता सकते हैं। इसमें हम यह सीखे महोदय कि जिला में स्थित बाल कल्याण समिति में इसकी शिकायत करनी चाहिए। विद्यालय में मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं को इसके बारे में बताना चाहिए। छात्रों को, क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी सूचित करना चाहिए। अगर आपके आसपास या आपकी जानकारी में कोई बाल विवाह हो रहा हो तो इसे रोकने और निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम लड़की को और अभिभावकों को इसके कुप्रभाव, कानूनी प्रभावों के बारे में हमें बताना होगा। इस प्रकार से हम उन्हें प्रोत्साहित करके इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं और हम ऐसे कुप्रथाओं से ऊपर उठ सकते हैं। ऐसी हम लोगों के बीच में काफ़ी सारगर्भित चर्चाएं भी की गई। महोदय आगे हम लोग यह देखते हैं कि सड़क सुरक्षा में किस प्रकार से आगे के सत्र में सड़क सुरक्षा के बारे में चर्चा हुई। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि पूरे विश्व में लगभग 13 लाख लोग प्रतिवर्ष सड़क हादसों में अपनी जान को खो रहे हैं। भारत में भी प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष सड़क हादसों के कारण होती है। नशा पान कर वाहन चलाना सड़क हादसों का सामना का प्रमुख कारण है। पूरे वर्ष हादसों में जान गंवाने वाले 25% दुपहिया वाहन होते हैं। भारत में होने वाले सड़क हादसों में प्रतिदिन 16 किशोर युवा अपनी जान को खो देते हैं। इस प्रकार से हमें यह जाना कि कैसे हम जो है ऐसे 2 पहिया और 4 पहिया को चलाते समय अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखें और किस प्रकार से हमको क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए श्रीमान। इसमें हमने देखा कि हमें सीट बेल्ट बांधने चाहिए। जब हम चलते हैं तो हेलमेट पहनने चाहिए। चलती वाहन के बाहर अपना सिर या शरीर का कोई हिस्सा नहीं निकालना चाहिए। चलती बस में दरवाजा पर नहीं खड़े रहना चाहिए। चलती के बस के पीछे नहीं लटकना चाहिए। सड़क पर साइकिल व मोटरसाइकिल का रेस न लगाना चाहिए। वाहन चलाते समय फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। नशा कर वाहन नहीं चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाहन चलाने के दौरान एक कान में ईयरफोन का ही प्रयोग करने से हम लोगों को बचना चाहिए। ऐसा हम लोगों को उन्हें बच्चों को प्रेरित करने के लिए ये सारी ज्ञान का भंडार प्राप्त हुआ, जिन्हें इन ज्ञानवर्धक ज्ञान जो है से हमारे प्रशिक्षक गण के द्वारा हम लोगों को उपलब्ध कराया गया। अब हम लोग यह देखते हैं कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। इस प्रकार से इस पर चर्चा की गई। तो सड़कों की जर्जर व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण होता है। सड़कों पर पानी जमा होना और सीवरेज का खुला होना, विशेषकर बरसात के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रित करनी होती हैं। पालतू और आवारा जानवरों को सड़क पर घूमना, ट्रैफिक नियमों का सही से पालन नहीं करना,
इस प्रकार से हमने यह देखा श्रीमान कि हमारा जो है 5 दिवसीय कार्यक्रम में इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं हुई और सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हमें भी काफ़ी आनंद आया और हमारे सभी मित्रों के द्वारा इसमें जो है काफ़ी मज़ा लिया गया। इसमें हम लोगों ने यह देखा कि इन सारे सत्रों के अंत में जो समापन वाक्य था श्रीमान, वह था कर्तव्य पथ पर बढ़ चले हम, अब न रुक पाएंगे, सीमित संसाधन भी हमें अब न रोक पाएंगे, समाज का गौरव है, हम अपना कर्तव्य यूं ही निरंतर निभाते जाएंगे। बाकी शेष 4 सत्रों के अंत में जो ध्येय वाक्य रहा श्रीमान, वह यह, हम शिक्षक हैं, हमारी कर्तव्य निष्ठा हमारी पहचान बने। इस प्रकार से यह 5 दिवसीय HWA के प्रशिक्षण में हम HW एम्बेसडर के रूप में अपनी भी अहम भूमिका निभाते हुए, सक्रिय रहते हुए कार्य का संपादन हमने किया। हमें सिर्फ एक समस्या आई श्रीमान कि कक्षा के दौरान ही हमें इस ये में सम्मिलित होना पड़ा, जिससे हम लोगों को काफ़ी असुविधाएं हुई। हम लोग 2 शिक्षक थे, उसमें दोनों शिक्षकों का इस प्रशिक्षण में नाम दिया जाना जो कि किसी भी प्रकार से उपयुक्त मुझे नहीं लगा। अब हम आते हैं कि यह प्रशिक्षण मुझे कैसा लगा। तो यह प्रशिक्षण श्रीमान मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रशिक्षण की उपयोगिता हमारे लिए क्या रही है कि तो हम यह समझ सकते हैं श्रीमान कि आज के सामाजिक परिदृश्य में टीनेजर और अभिभावकगण को प्रचार तंत्र के साथियों को उचित मार्गदर्शन करने की उपयोगिता है और इसके माध्यम से हम इन सभी को प्रेरित कर सकते हैं। अब तीसरा है कि हम इसे विद्यालय में कैसे लागू करेंगे। तो समय समय पर चर्चा परिचर्चा, सेमिनार आदि का आयोजन कर हम अगल बगल के शिक्षकों के द्वारा भी विचार गोष्ठी कर इसे क्रमबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास करेंगे और बीच बीच में जब हमारा क्लास का समापन होगा, लास्ट में सभी बच्चों को ही बैठा करके अभिभावकों की जो प्रबंधन समिति की बैठक होती है, उस क्रम में भी हम इन सारी चीज़ों को उल्लेखित किया करेंगे और जो उस तरह का हमें आसपास में लोग नजर आएंगे। अब इन सारी चीज़ों को जानने के पश्चात हम उन सभी बच्चों को भी प्रेरित करने का प्रयास करेंगे और यह हमारा उद्देश्य होगा कि किस प्रकार से समाज में सारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार हो और किस प्रकार से हमारे किशोर किशोरियाँ सुरक्षित रहें, किस प्रकार से हमारे समाज भी सुरक्षित रहे और किस प्रकार से उसमें किसी प्रकार की व्यवधान न हो, किस प्रकार से हम लोगों की सुरक्षा की चुनौतियों से हम निपट सकते हैं, कि कैसे हम जो है कि सड़क सुरक्षा को अपना सकते हैं, बृहत रूप में इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं के साथ मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ श्रीमान और हमारे तमाम ट्रेनर महोदय, जिसमें राजेश मिश्रा जी, अर्पण कुमार गुप्ता जी, सुश्री श्वेता सालनी जी और सुश्री श्वेता मिश्रा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारी इतनी बड़ी लंबी वीडियो को इस 5 दिवसीय इस प्रतिवेदन को इतने गौर से ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय भारत, जय हिंद।